एक बार फिर आपका बहुत स्वागत है। नमस्कार, मैं सोनाली और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। मुद्दे की चर्चा में आप सभी का बहुत स्वागत है। जी हां, देश में इस वक्त सबसे बड़ा एक ही सवाल है कि आखिर कौन बनेगा देश का अगला प्रधानमंत्री। देश में चुनाव का दौर जारी है और इसको लेकर सियासी गलियारे में हलचल काफी तेज है। जी हां, राजनीतिक पार्टियां 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई हैं। हर दल अपने अपने हिसाब से रणनीति बनाने में जुटा है। चुनाव की तारीखों के ऐलान में करीब महीनों का वक्त बचा है, लेकिन फिर भी गठबंधन की नैया का किनारा कहीं नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि बैठकें तो लगातार जारी हैं, मगर पीएम चेहरे का अभी तक पता नहीं चला है, जो कि देश के लिए एक बड़ा सवाल है कि आखिर गठबंधन में चल क्या रहा है। आज हर किसी का एक ही सवाल है कि कौन बनेगा देश का अगला प्रधानमंत्री। क्या देश एक बार फिर से पीएम मोदी को प्रधानमंत्री बनाएगा या फिर गठबंधन से कोई खास चेहरा निकल करके सामने आएगा। इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ तमाम मेहमान मौजूद हैं। दिनेश जी बीजेपी से हैं, दिनेश जी कांग्रेस से हैं, देवेंद्र जी सपा से, नीरज जी आम आदमी पार्टी से। आप सभी मेहमानों का मुद्दे की चर्चा में बहुत स्वागत है। हमारा सबसे पहला सवाल नीरज जी आपसे है। जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ने अपनी कमर कस रखी है चुनाव के लिए और चुनाव की तैयारियों को लेकर के, वहीं गठबंधन अभी भी एक पीएम के उम्मीदवार को तय नहीं कर पा रहा है। गठबंधन में कुछ भी अभी फिक्स नहीं हो पा रहा है, उथल पुथल मची हुई है। कैसे आखिर ये नैया पार लगेगी? सोनाली जी, अभी तक जो इंडिया गठबंधन की मीटिंगें हुई जी, मुख्य उद्देश्य प्रधानमंत्री का पद नहीं है। वर्तमान समय में संविधान को बचाना है। दूसरी चीज यह है, जो इंडिया गठबंधन नाम से जो 26 पार्टियां इकट्ठी हो रही हैं, उनके बीच सामंजस्य बिठाना है। वर्तमान समय में जिस तरह से 146 सांसदों को निलंबित करके संसद में तानाशाही लाई जा रही है, उसको जवाब देना है। प्रयास कर रहे हैं उस मानवता विरोधी, आम जनता की विरोधी सरकार को, जब जनता पे महंगाई, भ्रष्टाचार, इस तरह के जो मुद्दे हैं उन पे काम न करके उल जुल मुद्दे जो काम कर रही है, लोगों को बेरोजगार बनाने की जो काम किया, ऐसी सरकार को उखाड़ने फेंकने की ज्यादा जरूरत है, न कि प्रधानमंत्री पद की बात की जाए। जबकि हमारे बड़े नेताओं ने इस बात पे बिल्कुल मुखर होकर के रखा है कि पहले हम चुनाव जीत लें और चुनाव जीतने के बाद ये पीएम पद का चेहरा डिसाइड हो। अगर सामंजस्य बनता है तो हो सकता है प्रधानमंत्री पद का चेहरा भी घोषित किया जाए। जी, अभी अभी आपने नीरज जी बताया कि देश के प्रधानमंत्री को आप तब बताएंगे जब चुनाव हो जाएगा, लेकिन देश की जनता तो आखिर अभी आपने मुद्दे गिनाए कि देश में ये सारी दिक्कतें आ रही हैं, लोगों के सामने ये सारी दिक्कतें आ रही, लेकिन आखिर देश के सामने कोई एक चेहरा तो आप रखेंगे जिसके सामने वो, जिसके ऊपर भरोसा दिखाएगी देश की जनता, उसके बाद अपना हिसाब किताब देख करके फिर वोटिंग करेगी। जब देश के सामने कोई एक चेहरा ही नहीं निकल के आएगा तो आखिर वोटिंग किसके नाम पर देश की जनता करे? क्योंकि गठबंधन में तो कई चेहरे आ गए हैं ना निकल करके। दिनेश जी जवाब दीजिएगा, दिनेश भाटी जी जवाब दीजिएगा। सोनाली जी, एक अनार 100 बीमार वाली स्थिति हो गई है इनकी डॉट 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 गठबंधन की, ठीक है। और रही बात मेरे मित्र आपके नीरज जी, भ्रष्टाचार और महंगाई की बात कर रहे हैं, किस मुंह से और कितनी बेशर्मी से बात कर रहे हैं, जिनका दिल्ली का पूरा मंत्रिमंडल जेल के अंदर है। तो इस बात पे मुझे हंसी आ रही है कि जो काजल की कोठरी में रहते हैं वो दाग की बात करते हैं। और रही बात, अभी आपने कहा कि गठबंधन 26 पार्टियों का गठबंधन जो बनाया है, उसमें एक को इधर से बुलाते हैं, दूसरा उधर से फुदक के भाग रहा है। और इसका आपने अभी ताजा उदाहरण देखा होगा, जब ममता बनर्जी ने कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे जी का नाम प्रस्तावित किया प्रधानमंत्री के लिए, परिणाम क्या हुआ? लालू जी और नीति जी वहां से बैठक को बीच में छोड़ के भाग गए। नीति जी को संयोजक की जो संयोजक नाम का जो संबोधन चाहिए था, उस संबोधन के लिए वो पिछली जितनी भी बैठकें हुई उस बैठकों के लिए अपना चेहरा धोके आते थे कि मुझे संयोजक बनाया जाए। लेकिन ममता जी ने जो दाव खेला, उनको ऐसा लगा कि वो सीधे बिहार पहुंच गए। तो इनका गठबंधन एक अनार 100 बीमार वाली कहावत है और सबके मुंह निकाल के हंसी सपने हैं।
पहले ये इनका गठबंधन एक हो जाए। ये कैसे क्यों कोई बातें करते सोनाली जी, राज्यों में आपस में लड़ते हैं। अभी आपने देखा होगा जो विधानसभा के रिसेंटली इलेक्शन हुए हैं, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश में किस प्रकार से एक दूसरे को गाली गलौज तक आ गई थी। और इनका गठबंधन कैसे होगा? आप जैसे जैसे समय बीतता रहेगा, जैसे जैसे इलेक्शन का समय नजदीक आएगा, आप देखना देश के अंदर एक कॉमेडी सर्कस शुरू हो जाएगा इनका। जी, आप जवाब दीजिएगा नीरज जी, क्योंकि आपके जितने भी सवाल थे उसका जवाब दिनेश जी ने दे दिया है, लेकिन इस बीच और कई सारे सवाल खड़े हो गए हैं कि आखिर जिस पार्टी का हर एक नेता जेल में है। दिनेश जी ने जो कहा है जी, दिनेश जी जिस तरह से भ्रष्टाचार के विरोध में बात कर रहे हैं, जी, मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि वर्तमान समय पे जो देश की आर्थिक स्थिति है, जितने भ्रष्टाचारी हैं, जितने ज्यादा जो है करप्ट हैं, वो इनकी पार्टी में आते हैं। जो वॉशिंग मशीन बनी हुई है भाजपा की, उसमें आते ही वो पास साफ होकर के बड़े पद पे पहुंच जाते हैं। बीच मत टोकिएगा, बीच में मैंने आपको टोका नहीं, आप मत टोकिएगा। आपने अपनी बात पूरी रखी, आपने कही, मैं कह रहा हूं तो आप सुनिएगा। आप सुनते ही तो नहीं है। आपने पूरे देश की इकोनॉमी को बिल्कुल तबाह कर दिया है। 205 लाख करोड़ रुपए देश के ऊपर विदेशी कर्जा हो गया है। आपकी जो कह रहे थे 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाएंगे, 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाएंगे, आपने 2.47 लाख करोड़ रुपए, जो आपने 2.47 ट्रिलियन कर्जा लिया है, अभी तक आप उसमें जीरो लगाइए तो यहां से लेकर के चांद तक चले जाएंगे, जीरो आपके खत्म नहीं होंगे। इतने आपके प्रधानमंत्री जी ने कर्जा लिया है। आप बात करते हैं प्रधानमंत्री की, इंडिया गठबंधन में मुद्दे की बात होती है और मुद्दे पे हम लोग सहमत हैं। जो 26 पार्टियां इकट्ठी हुई हैं, आप लोग कह रहे हैं कि वो 26 पार्टियां बहुत ज्यादा बड़ा समूह हो गया है। आपने तो 38 पार्टियां इकट्ठी की हैं। अभी आप 2 और छोटी मोटी पार्टियां ढूंढेंगे। अली बाबा और 40 चोर वाला खेल चालू हो गया है, जिसमें से सभी भ्रष्ट आकर के आपके जो है गठबंधन में साथ दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि आपने देखिए अजीत पवार जी को बनाया, थोड़े दिन पहले आप कह रहे थे चक्की पीसिंग, और इसके बाद आपका जो सिंचाई घोटाला था वो 76,000 करोड़ रुपए का है। अब आपको छगन भुजबल जी की फाइल नहीं मिल रही है। आप हेमंत बिस्व शर्मा जी के खिलाफ बुकलेट लाते हैं और बुकलेट लाने के बाद आप उनको अपनी पार्टी में मुख्यमंत्री का पद दे देते हैं। आप जो भी कर रहे हैं वो पक्ष आप है, और हमारे जो ईमानदार मंत्रियों को जो आपने काम में डिस्टर्ब किया, जो देश का सबसे बढ़िया शिक्षा मंत्री है मनीष सिसोदिया जी, इनका वाशिंगटन पोस्ट में फोटो आती है, प्रशंसा होती है दुनिया भर के अखबारों में, उनको उठा करके आप जेल में डाल देते हैं। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि 2 मिनट नहीं लगेंगे आपके केस को खारिज होने में, और फिर जाने क्या हो जाता है इसके बाद आप जो है सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक इनकी जमानत क्यों नहीं दी? नीरज जी एक बात का जवाब दे दीजिए। आपके शिक्षा मंत्री जो आप कह रहे हैं, आप सुनिए, आप सुनने की, अब आपके सुनने की बारी है। इंडिया गठबंधन को दे दीजिए, चलो आम आदमी पार्टी को दे दीजिए। नीरज जी अब सुनिए, अपने बात सुनिए, अब सुनने की बारी है। नीरज जी अभी आपने सवाल पूछा, सवाल के जवाब भी चाहिए होंगे। नीरज जी सुनिए, आपका शिक्षा मंत्री साथ में आपने शामिल किया, शिक्षा की बात करता है, दूसरी तरफ शराब का घोटाला करता है, और शराब के घोटाले के अंदर वो जेल के अंदर सबकी पिसिंग हो रहा है, और उसका परिणाम है कि अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने उनको जमानत नहीं दी है। और चोरों की तरफ कौन भाग रहा है आप देख रहे हैं। कभी फांसी का बहाना करके आपके माननीय जो मुख्यमंत्री हैं वो भी चोरों की तरह चुपते चुपते भाग रहे हैं। लेकिन ज्यादा खैर मत मनाइए, वो भी जेल के पीछे जाएंगे, वो भी जेल की सलाखों के पीछे जाएंगे। क्योंकि ये जो शराब घोटाला आपने किया है, जिस प्रकार से दिल्ली को आपने लूटा है, ये जो आपकी आम आदमी पार्टी है, जिस प्रकार से सुचिता और भ्रष्टाचार के विरुद्ध अन्ना जी को मोहरा बना के आई थी, वो आपका अन्ना जी का आंदोलन अरविंद केजरीवाल को जेल की सलाखों के पीछे देखता हुआ समाप्त हो जाएगा। जी नीरज जी बताइए। देखिए किस तरह से आप बात कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी की। आपकी पार्टी ने सिर्फ हमारे नेताओं को परेशान करना चाहते हैं। जो आपके सत्येंद्र जैन थे वो हिमाचल के प्रभारी थे, आपने वहां पे चुनाव डिस्टर्ब इसलिए उनको जेल में डाला। मनीष सिसोदिया जी का पूरी दुनिया में नाम आ रहा था, चर्चा हो रही थी। आपने मध्य प्रदेश का जब चुनाव चल रहा था तो आपने माननीय केजरीवाल जी को नोटिस दिया। सुप्रीम कोर्ट भाजपा की नहीं है, सुप्रीम कोर्ट जमानत क्यों नहीं देती है अगर इनके विरुद्ध में इतने आरोप? आप ये देखिएगा, कई बार सीबीआई और ईडी माननीय केजरीवाल जी के ऊपर जांच कर चुके हैं, कुछ भी नहीं मिला। 170 से ज्यादा आम आदमी पार्टी के ईमानदार नेताओं पर आरोप लगाए गए, लेकिन आप एक सबूत नहीं दे पाए। ये ईमानदारी की बात। संबंध जारी हो चुके हैं, अभी तक वो क्यों नहीं सामने आ रहे हैं?
और सुप्रीम कोर्ट सिर्फ भारत का सुप्रीम कोर्ट भाजपा का नहीं है, भारत का सुप्रीम कोर्ट और कोई वजह नहीं है। और वो माननीय केजरीवाल जी ने हर बार जवाब दिया है की तरह, और दिया है, कहा है जब समय मिलेगा तो आपके पास आएंगे। आप सिर्फ चुनाव में डिस्टर्ब करना चाहते हैं। आज आम आदमी पार्टी के 170 से ज्यादा नेताओं के ऊपर आरोप लगाए गए हैं। सीबीआई आरोप नहीं लगाए मान्यवर, वो आरोपी है। विपक्ष के नेताओं के ऊपर ईडी और सीबीआई का काम करती है। विपक्ष के नेताओं का नाम जो है 1000 रुपए की कृषि घोटाले में आता है। नेता के भ्रष्टाचार किया है, बच्चे के सरल होते हैं और लेकिन उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होती है। लेकिन जैसे ही चुनाव आता है वैसे ईडी और सीबीआई तो अपना काम करेगी ना। ईडी और सीबीआई भारतीय जनता पार्टी के घर जाकर के पूछ करके थोड़ी अपना काम करती है। कौन बनेगा आपके, उसी की बात करते हैं। इसके बाद जब आती है जांच सीबीआई और ईडी, जिसका रेट 1% भी नहीं बचा, आप समझते हैं संवैधानिक संस्थाओं की इज्जत दांव पे लगा दी है। जिस सीबीआई और ईडी का 1% कन्विक्शन रेट नहीं है, 95% केस आप विपक्ष के ऊपर जाते हैं, जबकि जवाबदारी आपकी बनती है। क्योंकि सत्ता पर जिसके पास ताकत है, जिसके पास पैसा है, वो भ्रष्टाचारी हो सकता है। विपक्ष का भ्रष्टाचार का कोई मतलब ही नहीं है। आप सिर्फ नेताओं को गठबंधन के छत्तीसगढ़ के जो एमपी है राज्यसभा के, उनके घर पे जो नोटों के बंडल मिले हैं, मशीनें थक गई थी, नोट गिनते गिनते अधिकारी हाँफ गए थे। अब बताइए भ्रष्टाचार किसने किया? गुजरात में जो 17,000 करोड़ रुपए जो वो ईडी और सीबीआई ने आप पैसे ले जाके रखे थे क्या? वो पैसे ईडी और सीबीआई ने ले जाके रखे थे क्या? वो भाजपा के नेताओं ने पैसे रखे थे क्या? कितनी बेशर्मी से भ्रष्टाचार का बचाव कर रहे हो आप। आज के समय पे जिसके यहाँ सीबीआई ईडी की रेड पड़े और रेड पड़ने के बाद अगर वो भाजपा में शामिल हो गया, इसका मतलब वो महाभ्रष्ट है, क्योंकि उसके पास बचने का कोई तरीका नहीं है। उसको वॉशिंग मशीन में जाना पड़ेगा। उस वॉशिंग मशीन वो एक भी नहीं बचेगा, जो दोषी है वो एक भी नहीं बचेगा। अगर वो आप बात कीजिए मुद्दे की, और जो जेल में नहीं जाएगा, इसका मतलब होने वाला है आपको। भ्रष्टाचारी हैं, वो जाकर के वॉशिंग मशीन में जाकर के धुल गए और धुलने के बाद मंत्री आपके भ्रष्टाचारी मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, आपका पूरा मंत्रिमंडल जेल के अंदर है अभी। जितने ईमानदार नेता आम आदमी पार्टी ज्यादा समय इंतजार नहीं करना पड़ेगा। आपके मुख्यमंत्री जी दिनेश बाजपेयी जी, जेल में होंगे। नीरज जी और दिनेश जी, हमारा सवाल दूसरों से भी पूछ लेने दीजिए, क्योंकि आप लोग मुद्दे से भटक गए। आप लोग एक दूसरे की पोल खोलने में लग गए हैं और एक दूसरे की पोल खोल करके ये बताना भूल गए कि आखिर मुद्दा क्या था और किस पर सवाल और जवाब करना था। दिनेश बाजपेयी जी, हमारा सवाल आपसे है कि गठबंधन में आखिर और कितने चेहरे हैं, पीएम का उम्मीदवार कौन होगा और कैसे बात बनेगी? मैं सर्वप्रथम आप लोगों को नमस्कार करता हूं जी। मैडम, भारतीय जनता पार्टी जी के लिए सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि वो अपने आप को, अपने गठबंधन को नहीं देख रहे हैं जी। और कांग्रेस में कौन प्रधानमंत्री पद का दावेदार होगा जी, उसकी परेशानी उनको ज्यादा है। आखिर कारण क्या है? कारण लेकिन ये है, पूरा देश पूछ रहा है दिनेश जी, केवल भारतीय जनता पार्टी नहीं पूछ रही है, पूरा देश पूछ रहा है कि भारत जोड़ो यात्रा कोई और कर रहा है और मजे कोई और मारे, नाम किसी और का लिया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी से ही मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम है और राहुल गांधी का नाम ना आए तो देश की जनता सवाल तो करेगी ना दिनेश जी। देखिए, कांग्रेस एक त्याग की पार्टी है जी। कांग्रेस ने हमेशा सेक्रीफाई किया है। अब इससे ज्यादा आपको क्या बताएं, जब आदरणीय सोनिया जी ने अपने प्रधानमंत्री पद को ठुकरा दिया तो निश्चित रूप से कांग्रेसियों को वो दर्द महसूस है जी। उन्होंने देश की आजादी की लड़ाई लड़ी और किस तरीके से देश को आजाद कराया। निश्चित रूप से ये मान के चलिए कि आज देश के उत्थान के लिए, आर्थिक विकास के लिए और देश की उन्नति के लिए अगर कांग्रेस को सैक्रिफाई करना पड़े तो निश्चित रूप से वो करेगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी जानती है कि हमसे बढ़कर हमारा देश है और हमारी देश की जनता है। जो आज स्थितियां बनी हुई हैं, आज जिस तरीके से बेरोजगारी है और जिस तरीके से आप समझ लीजिए कि जो भी स्थितियां हैं देश की, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे युवाओं को महंगाई हो, अन्य तमाम ऐसी, चाहे लैंड ऑर्डर की समस्या हो, तो निश्चित मान के चलिए कि अगर देश में महंगाई
आर्थिक तंगी और नौजवानों की बेरोजगारी पे अगर आज की डेट में चुनाव हो तो निश्चित रूप से गठबंधन का नियुक्त किया हुआ प्रधानमंत्री ही देश में बनेगा। लेकिन अगर आज लेकिन दिनेश जी गठबंधन वो भी तो नहीं बता पा रहा है ना। गठबंधन केवल ये कह रहा है कि गठबंधन से हमारे प्रधानमंत्री बनेंगे, लेकिन देश की जनता ये पूछ रही है कि आखिर वो चेहरा कौन सा है जिस पर वो मतदान करेगी और प्रधानमंत्री बनाएगी। दिनेश भाटी जी, आप जवाब दीजिएगा कि क्या वाकई में राहुल गांधी बलिदान दे रहे हैं पार्टी के लिए और गठबंधन के लिए? सोनाली जी एक चीज बताऊंगा कि आपने जो आज की डिबेट का सवाल फिर कहना चाहता हूं सोनाली जी हमारे दिनेश वाजपेयी जी, दिनेश भाटी जी से जवाब ले ले, उसके बाद आपके पास वापस फिर आते हैं। सेक्रीफाई करना पड़ा तो वो करेगी। रुकिए ठीक है दिनेश जी हम समझ गए कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी देश के लिए सेक्रीफाइस करेगी और अगर आगे और कुछ करना पड़ा तो करेगी, लेकिन अब जवाब तो ले लेना। दिनेश भाटी जी जवाब दीजिए। सोनाली जी सेक्रीफाइस क्या होता है? दादी, नाना, दादी, दादी के बाद में माँ, माँ के बाद में बेटा, बेटे के बाद में बेटी, बेटी के बाद में बेटी का बेटा। परिवारवाद की तो पराकाष्ठा और किस त्याग की और किस समर्पण की बात करते हैं। रही बात आपने कहा राहुल गांधी को भारत जोड़ो यात्रा के नाम पे पूरे देश में दौड़ाते हैं, कश्मीर की ठंड में उनको टी शर्ट में घुमाते हैं और नाम खड़गे जी का आ जाता है। तो ये तो मतलब क्या हुआ, क्या बुराई है? कल्लू का बैल। अरे क्या बुराई है? प्रधानमंत्री के दावेदार लालकृष्ण आडवाणी थे, नाम मोदी जी का आ गया और तो उसमें क्या बुराई है? राहुल गांधी की जगह खड़गे जी बन जाए। बात सुनिए, उसमें आपके दौड़ लगवाते हैं राहुल गांधी को पूरे देश की और नाम। देखिए राहुल गांधी जी की बराबरी आपके एक भी नेता नहीं कर सकते। राहुल गांधी जी कॉमेडी है उसकी आपके प्रधानमंत्री की तरह नमक लगा करके नहीं बोलते हैं, जो हरकतें हैं और उन्हें मालूम है कि आज देश की आर्थिक स्थिति कहाँ जा रही है और वो उस देश की आर्थिक स्थिति को बचाने के लिए अगर उन्हें सेक्रीफाई करना पड़ा तो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री पद को ठुकरा देंगे। हम लोग कांग्रेस पार्टी के लोग हैं और हम लोग प्यार बलिदान वाले लोग। कांग्रेस पार्टी को सैक्रिफाइस कर लीजिए, कुछ भी होने वाला नहीं है। आप उनको पूरी कांग्रेस पार्टी का सैक्रिफाइस कर लीजिए, कुछ भी होने वाला नहीं है। आपके कहने से नहीं होना है। आपने डिबेट का सवाल, आपने जैसे डिबेट का सवाल पूछा था कि कौन बनेगा प्रधानमंत्री, मुस्लिम की राजनीति नहीं करते हैं, कौन बनेगा हम लोग देश को बांटने का काम नहीं करते हैं। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ही बनेंगे भारत के पुनः प्रधानमंत्री। देश को बांटने का काम किया नरेंद्र मोदी जी। का विषय ये होना चाहिए नरेंद्र मोदी जी ने इनका जो अम्बेडकर की इंडिया गठबंधन है लोकतंत्र उनकी की ओर से हत्या कौन बनेगा प्रधानमंत्री कैंडिडेट। आज हिंदुस्तान में जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी ने एक जहर घोल दिया है धर्मवाद का, वो जहर जल्दी हटने वाला नहीं है। आज पूरा देश राममय हो रहा है, चारों तरफ पर राम भगवान के पुनः प्रतिष्ठान होने की जय जयकार हो रही है और आपको कहाँ जहर नजर आ रहा है मान्यवर? अपना भगवान राम के नाम पे आप लोग वोट लेते हैं, भगवान राम के नाम पे वोट लेते हैं। भगवान राम जिस के अधिकरण पे चलते हैं, भगवान राम की चीजें हो रही है उसका आनंद लीजिए। भगवान राम ने केवल सुप्रीम कोर्ट के निर्देश से मंदिर बन रहा है। सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है, ये कोई भाजपा का मंदिर नहीं है या अन्य किसी का मंदिर नहीं है। भारत में लगभग आपके 100 करोड़ से ज्यादा हिंदू रहते हैं और सबकी आस्थाएं भगवान राम में है। माननीय केजरीवाल जी अयोध्या की यात्रा भी करवा रहे हैं और आप वादा कर रहे हैं। आपके अंदर आस्था होती है तो आपने पहले काम किया होता। नीरज जी अगर किसी एक का नहीं है, किसी एक का नहीं है, भाजपा का नहीं है, तो फिर कांग्रेस आकर के ये क्यों कह रही है कि ताला उसने तोड़वाया और उस मंदिर पर हक कांग्रेस का है? पार्टियां हैं, बड़े बड़े मुद्दे आ गए हैं। आपके केजरीवाल ने नानी को पूछा था कि नानी जी क्या मेरे राम प्रभु उसमें है? नानी ने कहा था जहाँ वो बनाया वहां मैं नहीं जाऊंगा, जा सकता। तो केजरीवाल को पूछिए आप जरा कि अपनी नानी की बात को यकीन करेंगे या प्रभु श्री राम के धाम के दर्शन करने जाएंगे? देखिए, जितना आम आदमी पार्टी ने
कितने लोग आज नहीं, पिछले 4-5 साल से लगातार जो यात्राएं चल रही हैं, वृद्ध लोग जहां पे भी जाना चाहते हैं, चाहे वो भगवान राम के दर्शन करना चाहें, चाहे वो कृष्ण के दर्शन करना चाहें, चाहे वो आप दक्षिण भारत में कहीं भी किसी भी तीर्थ स्थल को देखना चाहें, चाहे अमृतसर जाना चाहें, जा सकते हैं। इतनी बढ़िया योजना माननीय हमने गृह मंत्री जी को भी जाकर के तेलंगाना में कहना पड़ा है कि हम भी यात्रा करवाएंगे। अब आप यात्रा करवाने हमारे राजस्थान में ये यात्रा है, हमारे राजस्थान में ये यात्रा हो चुकी है। जब हमारे राजस्थान में पिछली बार अभी आपकी सरकार बनी है, अभी बनी है, पहले तो 5 साल से तो वहां पे कांग्रेस से सरकार से पहले जब वसुंधरा जी की सरकार थी, तब राजस्थान में यह योजना थी और इस योजना का लाभ ले चुका है राजस्थान पहले ही। अगर मुद्दे की बात करें मॉडल तो है, आपका जितना भी दिल्ली मॉडल है सारा कॉपी पेस्ट होता है और कॉपी पेस्ट के अंदर इतनी सारी आप नकलें करते हो, पकड़े जाते हो और जेल के अंदर सड़ते हो। अभी आपने जो राजस्थान में वादा किया था कि हम 450 रुपए में सिलेंडर देंगे, प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ जो बड़े बड़े पोस्टर कटआउट लगाए गए थे, क्या आपने बिल्कुल देंगे, आप बिल्कुल देंगे। आपने जो अभी आपके मुख्यमंत्री जो आपके छत्तीसगढ़ के हैं वो बोलते हैं, उनसे सवाल पूछा गया, पत्रकार महोदय ने सम्मानित ने सवाल पूछ लिया कि आपने जो घरेलू बिजली बिल था उसको अदा करने की बात की थी, बिजली किसानों की बिजली माफ करने की बात की थी। वो तो उनका कहना है ये तो जुमला है, ये तो हमने कह दिया आप काम खत्म हो गया, आप किसी का कोई बिजली होने वाला है। का मतलब ये है कि आप जुमले भेजते हैं, आज के समय पे अगर केजरीवाल जी के नाम पे है, जो अपने बच्चों की, अपने पत्नी की कस्में खाने के बाद में 2 करोड़ महल के अंदर रहते हैं। आपने बात की थी 15 लाख जनता के सामने घोषणा करते कि मैं इस वेगनार में रहूंगा, 1,40,000 की गाड़ियों में घूमते हैं। संचर वाले कमोड लगे हुए होते हैं जो भ्रष्टाचार की बात करते हैं। आपके ऊपर भी 1,40,000 करोड़ रुपए का कर्जा है। ये माननीय मोदी जी की देन है कि आज एक चीज बता दीजिए, नीरज जी एक चीज बता दीजिए, आपके अरविंद केजरीवाल जी ने जो कस्में खाई थी, जो पहले आज मैंने जो शीश महल बनाया है, 7 लाख के पर्दे लगाए हैं, करोड़ों रुपए के उन्होंने टॉयलेट और बाथरूम लगवाए हैं। बताइए वो कहां से है? इस प्रकार से उन्होंने वो चीजें की है, कितना भ्रष्टाचार किया उस शीश महल बनाने में अपने हो रहा है एक व्यक्ति पे 1,40,000 रुपए, वो कौन भरेगा? ये माननीय प्रधानमंत्री जी की देन नहीं है। जो बेरोजगारी हो गई है आज के समय पे 2.47 ट्रिलियन जो कर्जा है वो कौन भरेगा? और आप बता दीजिए क्या बनाया आपने? आपने सिर्फ वर्ल्ड क्लास जो विश्व स्तरीय जो बनाया है वो अपने कार्यालय बनाए हैं। एक अस्पताल आपने नहीं बनाया, एक हॉस्पिटल आपने नहीं बनाया, एक विद्यालय आपने नहीं बनाया। आप बताते हैं कि हमने एम्स बनाया, वो भी दरभंगा में। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि दरभंगा वाला एम्स का क्या हुआ? क्या जमीन खरीदी? क्या बना? प्रधानमंत्री जी ने तो कह दिया है कि हमारा एम्स बनकर तैयार हो गया है। आप दुर्गावती स्टेशन की बात करते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी अपने मुखार बिंदु से कहते हैं कि वो क्या नाम है, मध्य प्रदेश में भोपाल में आपका रानी दुर्गावती स्टेशन बन गया है। मुझे दिखा दीजिए एक बार, हम मान जाएंगे। पत्रकार महोदय से मैं गुजारिश करूंगा, सोनाली जी से भी एक रिपोर्ट दरभंगा के मेडिकल कॉलेज भी हो जाए और रानी दुर्गावती जी हो जाए। झूठ का झूठ और सच का सच पर्दाफाश हो। दिनेश जी, नीरज जी के सवालों का जवाब दीजिए। वो इंडिया गठबंधन आज की डेट में अगर सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार वाली सरकार है तो भारतीय जनता पार्टी है। नोटबंदी किया, इतना रुपया कहां गया, इसका जवाब आप नहीं दे पाएंगे। आपने राम मंदिर के नाम पे ना जाने कितना चंदा लिया, ना जाने कितना चांदी सोना लिया, उसका हिसाब आज तक आप नहीं दे पाए। आप हमारी बात करते हैं भ्रष्टाचार, आप हमें बताते हैं सबसे बड़े भ्रष्टाचार हुआ था वो। एक सवाल हमारा देवेंद्र जी से है, एक सवाल हमारा देवेंद्र जी से, हमसे एक सवाल देवेंद्र जी से ले लेने दीजिए। देवेंद्र जी, हमारा सवाल ये है कि 3 राज्यों में भाजपा ने जीत करके अपनी जीत का डंका तो पीट दिया है और उसके बाद देश की जनता ने भी कहीं ना कहीं भरोसा दिखा दिया है, लेकिन गठबंधन में ये जो उथल पुथल मची हुई है, आखिर गठबंधन इसको कैसे समेटेगा और देश की जनता को भरोसा दिला पाएगा कि हाँ भाजपा के टक्कर में खड़ा है और उसको मुकाबला देने के लिए खड़ा है और देश को संभालने के लिए तैयार है गठबंधन? देवेंद्र जी जवाब दीजिए। जी सोनाली जी, सभी साथियों को मेरा नमस्कार। सोनाली जी, मैं कहना चाहता हूं जी कि देश के अंदर जो 3 राज्यों में अभी चुनाव हुए हैं जी, उसमें केंद्र प्रकार भले भारतीय जनता पार्टी का जो है सरकार बहुमत में आई है,
लेकिन वोट ऑफ परसेंटेज जो है विपक्ष के भी जो है सम्मानजनक हैं। और देश के चुनाव में माननीय प्रधानमंत्री कौन होगा ये देश की जनता तय करेगी, वो भारतीय जनता पार्टी नहीं तय करेगी, देश की जनता तय करेगी। और 2-3 स्टेट जीत लेने से देश नहीं जीता जा सकता है। और अभी भाजपा अभी अपने ठीक है ख्याल में है, गुलाबी ख्याल में है कि 2024 हम भारी मतों से जीतेंगे। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो देश में महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार की जड़ें कितनी गहरी हैं। तो देश की जनता जवाब मांग रही है ना। देश की जनता को बताइए, आप लोग गठबंधन बताए कि आखिर वो कौन सा चेहरा है। वो राहुल गांधी का चेहरा होगा, अखिलेश यादव का चेहरा होगा, या किसी और अन्य नेता का चेहरा होगा जो आएगा, प्रधानमंत्री बनेगा और उसके बाद ये सारी समस्याओं को दूर करेगा। बताइए तो कि आखिर कौन है प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार। इंडिया गठबंधन के जो सभी सम्मानित राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी के प्रमुख लोगों का जो गठबंधन है इंडिया गठबंधन, अब उसमें सबकी आम राय होकर वो तय करेंगे कि इसमें चेहरा कौन होगा। जी, लेकिन कब तय किया जाएगा? सवाल यही है कि कब तय किया जाएगा। 2024 भी नजदीक है, चुनाव भी हो जाएंगे और चुनाव के नतीजे कहीं ना कहीं एक चेहरे पर ही डिसाइड होंगे कि आखिर वो कौन सा ऐसा चेहरा होगा जिसको देख करके देश की जनता मतदान करेगी। लेकिन वो दिन कब आएगा, देश की जनता ये भी तो इंतजार कर रही है ना। इसकी जनता को एक संदेश ये भी देना चाहते हैं इंडिया के लोग कि हो सकता है कि जो है इंडिया गठबंधन के नेतागणों में आम राय से ऐसा चयन हो कि जो है लोकसभा चुनाव के बाद पीएम घोषित करने का रणनीति बनाई जाए, ऐसा भी हो सकता है। अब वो राष्ट्रीय स्तर के नेताओं की वो है ओपिनियन की क्या वो विचार विमर्श करके। तो आखिर क्या देश की जनता पोस्टर वॉर पर अपना मतदान करेगी कि एक तरफ राहुल गांधी का पोस्टर लगा हुआ है, दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में चले आए तो अखिलेश यादव का गाना गाया जा रहा है, नीतीश कुमार अलग बिहार में अपना गाना गा रहे हैं। तो मतलब क्या देश की जनता ये कंफ्यूजन में जीते रहेगी कि आखिर किसके नाम पर मतदान करना है? होगी। इंडिया गठबंधन की जो भी अलायंस है और उसका प्रोग्रामिंग है उसमें सबकी फोटो और सबका जो है प्रतिनिधित्व दिया जाएगा और आम राय से जो है बीजेपी बनाम जो है इंडिया गठबंधन का चुनाव होगा। और वो चुनाव देश की जो है महंगाई पे, बेरोजगारी पे और देश में बैठे हुए भ्रष्टाचार पे और देश में जो निजीकरण हुआ, बड़े बड़े सेक्टर जो है उद्योगों के हवाले कर दिए गए, शासकीय विभाग जो है कई जैसे दूरसंचार विभाग बंद हो गया, कई बड़े बड़े विभाग जो है आज जो है निजीकरण के हाथों सौंपे जा रहे हैं। बिजली को अडानी अंबानी के हाथों सौंपा जा रहा है, ऊर्जा विभाग को। तो देश में जो निजीकरण के हालात पैदा हो गए हैं तो इसको जनता सब देख चुकी है, सब जनता जानती है। अब आने वाले दिनों में जो है इंडिया गठबंधन की जो भी प्लानिंग होगी उनकी नीति और सिद्धांतों के आधार पर हम लोग चुनाव लड़ेंगे और ताकत से लड़ेंगे। और इस बार इंडिया गठबंधन अभी आपने कहा देवेंद्र जी की देश की जनता सब देख रही है। दिनेश भाटी जी, हमारा सवाल है कि देश की जनता अगर सब देख रही है तो देश की जनता महंगाई और बेरोजगारी तो देख ही रही है, उसके अलावा ये भी देख रही है कि किस पार्टी का कौन सा नेता किस लिए जेल में बैठा हुआ है, किसके यहाँ ईडी की रेड पड़ी है, किसके यहाँ से कितने रुपए बरामद किए गए हैं। दिनेश भाटी जी जवाब दीजिएगा, ये कंफ्यूजन आखिर कैसे सिमटेगा? मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आपका सवाल था जी, जी को रोकिए जी दिनेश जी जवाब दीजिए। इनका जो INDIA ... जो गठबंधन है जी, ये कह रहे हैं कि हम इलेक्शन के बाद में हमारा पीएम कैंडिडेट घोषित करेंगे और उसको बनाएंगे। तो सीधा सा एक कहावत है सोनाली जी, ना 9 मन तेल होगा ना राधा नाचेगी। ना तो इनके कैंडिडेट जीत के आने हैं, ना इनको प्रधानमंत्री किसको करना है उसकी चिंता होगी। और जो अभी अब चल रहा है ना इनके इंडिया गठबंधन के अंदर, आपने एक म्यूजिकल शेयर जो गेम्स होता है वो देखा होगा, वो ही उनके वहां चल रहा है। कौन किसका नाम कब कर वो जाके कुर्सी पे बैठे। तीसरी बात, अभी आपने जैसे ही इनकी जो इंडिया गठबंधन की बैठक हुई थी और बैठक के बाद में जनता दल यू के जो सांसद थे उन्होंने क्या कहा, हम केवल INDIA गठबंधन की बैठक में चाय बिस्किट खाने के लिए जाते हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ अपने आप को, अपनी आत्मा को तृप्त करने के लिए, खुश करने के लिए और जनता को ये दिखाने के लिए कि हम कुछ कर रहे हैं, इसलिए ये महीने में 1-2 बार बैठक कर लेते हैं, फिर किसी ऐसे का बयान आ जाता है और चाय बिस्किट करके वहां से चले जाते हैं।
कुछ नहीं होना है और इनका न कुछ होगा न कुछ होने वाला है, क्योंकि देश की जनता ने ये तय कर रखा है कि 2024 में भी हमें वापस पुनः प्रधानमंत्री मोदी जी को ही लाना है। जी नीरज जी, आप कुछ कह रहे थे। मैं ये कहना चाहता हूँ, भाजपा के लोगों में बहुत दम्भ आ गया है, अभिमान आ गया है, और ये देश की जनता का अभी से डिसीजन बताए दे रहे हैं कि मोदी जी ही प्रधानमंत्री होंगे। अरे चुनाव तो आ जाने दीजिए मेरे दोस्त, चुनाव आ जाने दीजिए, निर्णय जनता को करना है ना। जनता बताए, जनता ने अपना मत बना लिया है और मत भी दिखा दिया है। जिस प्रकार से 3 स्टेट में बीजेपी की बहुमत की सरकार बनी है, आप निश्चिंत रहिए। आप तो सिर्फ बैठकों में जाइए अपने गठबंधन की और चाय बिस्किट खा के आराम कीजिए, क्योंकि न तो आपका गठबंधन कहीं चुनावी मोड में दिख रहा है, न आपका कोई धरातल पे काम दिख रहा है। अच्छा, आपका बस काम दिख रहा है। जो देश आज जो है करेंसी में आर्थिक रूप से जूझ रहा है, आज देश की जनता को केवल एक ही जवाब चाहिए। देश की जनता को केवल आप नेताओं से केवल एक ही जवाब चाहिए कि आखिर वो कौन सी पार्टी आएगी, कौन सा प्रधानमंत्री आएगा जो देश में से बेरोजगारी को खत्म करेगा, महंगाई खत्म करेगा, भ्रष्टाचार खत्म करेगा। आए दिन एक नेता के घर ईडी की छापेमारी होती है, वहां से करोड़ों रुपए बरामद होते हैं, लेकिन देश की जनता की जेब को अगर टटोला जाए तो उनके जेब में चवन्नी भी ना मिले। सोनाली जी, मैं कहना चाहता हूं कि देश के अंदर अपोजिशन लीडर की ही जांच क्यों होती है? पोजीशन में भाजपा में की सत्ता में बैठे हुए बड़े बड़े मिनिस्टर और सांसदों की जांच होती, ईडी या सीबीआई उनके घर में छापा क्यों नहीं डालती है? क्यों बराबर ईडी की रेड होती है? और क्योंकि कहीं ना कहीं सत्ता शासन है कि कोई भी मंत्री, कोई भी नेता किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार में शामिल नहीं है, और जब शामिल ही नहीं तो उसके ऊपर कैसे कार्रवाई होगी? और आपके एमपी देख लीजिए, छत्तीसगढ़ में नोटों के कमरे भरे मिल रहे हैं, तो सीबीआई और ईडी तो जाएगी ही जाएगी। इसमें किस प्रकार का कोई प्रश्न ही नहीं है। आ जाए वो फिल्टर हो जाए, जो नहीं है वो दोषी करार दे दिया जाता है। इस तरह के आपातकाल के हालात इन्होंने पैदा कर दिए हैं अभी से, साइलेंट इमरजेंसी। तो चुनाव जीतने के लिए इन्होंने पूरे हथकंडे अपना रखे। उसी तरह स्टेट के चुनाव में, 3 राज्यों के चुनाव में जो है सभी नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए जो है चुनाव हुआ। पूरी प्रशासनिक मशीनरी लगी थी इन्हें जिताने में, है ना। तो दिनेश जी, बड़ा सवाल है कि प्रशासन भी अब इसमें इन्वॉल्व है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी को कुछ भी करके चुनाव जिताना है। तो सोनाली जी, फिर हम तेलंगाना में क्यों नहीं जीत पाए? जी जवाब दीजिएगा नीरज जी, तेलंगाना और मिजोरम क्यों छूट गया? कहीं कहीं अपवाद के रूप में तो छोड़ेंगे ना। लेकिन तेलंगाना में आपकी सरकार कैसे बन गई? और राजस्थान में तो आपकी सरकार थी ना, फिर अशोक गहलोत क्यों हार गए? जवाब दीजिए ना। अशोक गहलोत राजस्थान में आपकी सरकार थी, तेलंगाना में केसीआर की सरकार थी, तो वहां पर राजस्थान में आप क्यों हार गए और वहां पे हम क्यों नहीं आए तेलंगाना में? आज देख लीजिए, देश के अंदर जितना डेवलपमेंट हुआ है, चाहे हॉस्पिटल का हुआ हो, संचार का हुआ, सब पुरानी चीजें आज चल रही हैं। नया कुछ भाजपा ने नहीं किया, भाजपा की सरकार ने नया नहीं किया। लेकिन फिर भी नीरज जी, देश की जनता जो अपना मतदान कर रही है वो है मोदी की गारंटी पर। काम हुआ हो या ना हुआ हो, देश की जनता वो बात अभी समझ नहीं रही है, क्योंकि उन्हें गठबंधन में कोई और चेहरा समझ नहीं आ रहा है। अभी देश की जनता मोदी की गारंटी पर भरोसा कर रही है। एक भरोसा आज और प्रधानमंत्री ने दिलाया है कि भारतीयता की रक्षा के लिए कुछ भी कर गुजरने का संकल्प उन्होंने लिया है। तो मतलब ये सारी बातें देश की जनता देख रही है, समझ रही है। लेकिन अगर बात करें गठबंधन की, तो गठबंधन ऐसा कुछ क्यों नहीं कर रहा है देश की जनता को भरोसा दिलाने के लिए? करेगा, अभी आने दीजिए, सब हो रहा है। अभी क्या उन्होंने अपना प्रोग्राम आउट नहीं किया है, सुनिए, आप बोलने की बारी मेरी है। और एक मजबूत प्लानिंग के साथ हम लोग चुनाव लड़ेंगे। दिनेश भाटी जी दिनेश भाटी जी कुछ कह रहे हैं, जी बताइए। सोनाली जी, अभी जो विपक्ष वाले हैं वो कह रहे हैं कि भारत में कुछ नहीं हुआ, भारत गरीबी हो गया, भारत वो कर दिया, वो कर दिया। सोनाली जी, मुझे सिर्फ देश की जनता, भारत
की आज भाजपा सरकार की आज कुछ योजना चुनाव कुछ उपलब्धियां बताऊंगा। मेरे देश पास की में पूरे महंगाई आंकड़े पे में लिख के होगा लाया हूँ। लेकिन जिस या प्रकार से विपक्ष है उसको धर्मवाद की न मुद्दों पे राजनीति बात होगा। करनी है, न तथ्यों अगर पे आप बात करनी देश है, न में तर्कों पे बात करनी है। राजनीति, उनको सिर्फ महंगाई, अपना राग लगाना बेरोजगारी है, कुछ नहीं है। मैं और मुझे 1 मिनट आर्थिक समय तंगी दीजिए पे अगर कुणाली जी, मैं होगा सारी बातें बता देता हूँ। तो आप मान के योजनाओं के चलिए रूप में कि आप आज देखिए जन धन योजना 15 करोड़ लोगों के खाते खुले, 10 इंडिया करोड़ लोगों को गठबंधन डेबिट का ही कार्ड मिला। प्रधानमंत्री स्वच्छ बनेगा। भारत के अंदर 11 करोड़ और लोगों अगर को देश में शौचालय मिले, उज्ज्वला धर्मवाद योजना की और के अंदर कितनी जातिवाद माताओं की को गैस राजनीति कनेक्शन अगर मिले। होनी, आयुष्मान भारत योजना के अंदर हेलो 23 लाख 10 कौन करोड़ बोल से रहा ज्यादा है? लोगों को पहले लाभ उनको मिला। चुप कराइए। दिनेश वाजपेयी जी, दिनेश वाजपेयी जी, अरे दिनेश इनको भाटी चुप जी कुछ कह कराइए, रहे। बोल कौन रहा? पहले डिस्टर्ब कर रहे हैं भाई। दिनेश हमने भाटी आपकी जी, बात दिनेश सुनी, आप वाजपेयी हमारी जी की सुनिए। बातों को सुन लीजिए। बता लीजिए धारा 370 राम मंदिर, आत्मनिर्भर भारत, कोरोना को जिस प्रकार से हराया और जिस प्रकार से वैक्सीनेशन किया, डिजिटल भारत, जीएसटी, भीम ऐप, डिजी लॉकर जैसे जिस प्रकार से उपलब्धियां, उसके अलावा जब भारत की विदेश नीति और सुरक्षा की बात करते हैं तो मैं बताता हूँ यूक्रेन युद्ध अरे आप झूठ बोलते हैं, आप झूठ बोलते हैं। आपने कोरोना आपका इतना महान प्रधानमंत्री है जो देश में कोरोना ताली और थाली बजा के भगा रहा था। भारत की भागीदारी कर रही है। बात समझिए, आप झूठ बोलते हैं कि कोरोना में वैक्सीन लोगों को नहीं मिल रही थी, लोगों की डेड बॉडियां इस तरीके से खेतों में जलाई जा रही थी जैसे वो लावारिस हों। आप झूठ बोलते हैं, लोग ऑक्सीजन के बगैर लोगों की जानें जा रही थी, विश्व बैंक की जो रिपोर्ट है उसके भुखमरी के कारण लोग मर रहे थे। अरे आप झूठ बोलते हैं। कांग्रेस जैसी पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी और उनके कार्यकर्ताओं ने जो लोग भूख से मर रहे थे उनको लंच के पैकेट बांटने का काम किया। विश्व बैंक की रिपोर्ट झूठ बोलते हैं आप लोग। तो उस वक्त कोरोना काल में अपने सारे गलत तरीके के बिल पास करवा रहे थे लोकसभा में कोरोना का नाम लेकर के। जिस प्रकार से भाजपा सरकार ने, मोदी जी की 9 साल की सरकार ने इनके ऊपर अंकुश लगाया है, जिस प्रकार से ये भ्रष्टाचारी पकड़े जा रहे हैं, मोदी जी को चैलेंज है और आपको भी चैलेंज है कि आप देश में आप मुद्दे पे चुनाव करा दीजिए। अगर आप देश में मुद्दे पे चुनाव करा दीजिए, महंगाई करा दीजिए, बेरोजगारी करा दीजिए, आर्थिक तंगी पे करा दीजिए, तो निश्चित रूप से मोदी जी चुनाव हार जाएंगे। और इंडिया गठबंधन का जो भी प्रधानमंत्री तय होगा वो प्रधानमंत्री देश का प्रधानमंत्री उजाड़ दिए जाते हैं। जिस देश के ऊपर 205 लाख करोड़ रुपए कर्जा है, वहां पे सोने चांदी के बर्तनों में खिलाया जाता है। और यहां से जाकर के जब अमेरिका के राष्ट्रपति जब कोरिया में जाते हैं तो कहते हैं कि वहां पे तो लोकतंत्र ही नहीं है। वो सीधे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि वहां मीडिया फ्री नहीं है। आज के समय पे आपके यहाँ रूस के प्रधानमंत्री नहीं आते हैं, आपके G20 में चीन के प्रधानमंत्री नहीं आते हैं, बड़े बड़े नेता सब क्या कर देते हैं। केजरीवाल जी की हमारा सवाल और हमारा मुद्दा कुछ और था। हमारा सीधा सवाल ये था कि कौन बनेगा प्रधानमंत्री अगला देश का, और कौन सा ऐसा चेहरा होगा जिसको देख करके देश की जनता मतदान करेगी। उस चेहरे का निष्कर्ष नहीं निकल करके आ रहा है। बैठकें लगातार हो रही हैं पर पता नहीं चल रहा है कि पोस्टर वॉर का अंत आखिर कैसे होगा। कि हर शहर, अगर बात कर ले हर जगह की, तो बिहार में नीतीश कुमार बने हुए हैं, अपने जिद पर अड़े हुए हैं। वहीं उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव आ गए। अगर राहुल गांधी की बात कर ले तो राहुल गांधी का अलग चल रहा है। तो मतलब ये सारा जो खिचड़ी पकाया गया है, इसका एक निष्कर्ष क्या निकल करके आएगा ये किसी ने नहीं बताया है। और देश की जनता को ना कोई भरोसा दिलाना चाहता है कि इस बेरोजगारी से, भ्रष्टाचार से, महंगाई से आखिर कौन मुक्ति दिलाएगा। सब लोग एक दूसरे की पोल खोलने में लगे हुए हैं कि किसकी सरकार में कितना भ्रष्टाचार हुआ है, कौन क्या कर रहा है, कौन धर्म की राजनीति कर रहा है। राम मंदिर बन गया तो राम मंदिर बना है तो इससे कुछ लोगों को खुशी हो रही है, कुछ लोगों को दुख भी हो रहा है कि आखिर बन क्यों गया। ये सारे मुद्दे नहीं थे। मुद्दा ये था कि आखिर कौन बनेगा प्रधानमंत्री और देश की जनता की जो समस्याएं हैं उसका समाधान कैसे किया जाएगा। आप लोग मुद्दे से भटक गए, आप लोग अपनी अपनी बातें करने लगे केवल। फिर भी हमारा सवाल आखिरी यही है कि आखिर वो कौन सा उम्मीदवार होगा जिसके चेहरे पर जनता गठबंधन के लिए मतदान करेगी। फिलहाल के लिए आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए
बता दें, लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर एक तरफ बीजेपी और कांग्रेस समेत तमाम राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों को अंतिम रूप दे रहे हैं, तो वहीं जनता के बीच राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में 5 में से 3 राज्यों में जबरदस्त जीत के बाद बीजेपी गदगद है। उनके नेता अगले लोकसभा चुनाव में जीत हासिल करने और नरेंद्र मोदी को एक बार फिर से प्रधानमंत्री बनाए जाने को लेकर आश्वस्त दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी पूरी उम्मीद कर रही है कि आम चुनाव में वह जीत की हैट्रिक लगाएगी। वहीं 28 पार्टियों वाले विपक्षी गठबंधन इंडिया का दावा है कि उसके आगे एनडीए नहीं टिक पाएगी। ऐसे में अगले लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन या एनडीए बड़ा सवाल है। जी हां, कौन मारेगा बाजी? देश की जनता सब जानती है किसको मतदान करना है, किसको नहीं। इंडिया गठबंधन को लाएगी या फिर एनडीए को, लेकिन देखना यह है कि आखिर देश का अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा। फिलहाल के लिए नमस्कार, देखते रहिए केकेडी न्यूज।